नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग एरा। इजी लर्निंग एरा में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि कल आम बजट पेश हुआ है, तो आइए देखते हैं आम बजट में क्या क्या हुए हैं बदलाव। और इससे पहले कि कल के आम बजट की चर्चा करें, थोड़ा आम बजट क्या होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी जान लें। जिनको इसके बारे में पता है वो स्किप करके आगे की ओर चले जाइए, और जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि आम बजट क्या होता है। जैसे देखिए, केंद्र और राज्य सरकार हर साल बजट पेश करती है। ऐसा करना संवैधानिक रूप से जरूरी है। केंद्र सरकार के बजट के जो हिस्से होते हैं वो दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है रेवेन्यू बजट कहलाता है। दूसरा जो हिस्सा होता है कैपिटल बजट कहलाता है। पहला हिस्सा जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें रेवेन्यू वाले हिस्से में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू सहित अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। कैपिटल वाले हिस्से में जो कैपिटल बजट होता है उसके हिस्से में उधारी, यानी सरकार कहाँ से उधारी लेगी, विनिवेश का क्या है, एसेट निर्माण कैसे होगा, निवेश कैसे, निवेश जैसे कैपिटल रिसिप्ट शामिल होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग रेवेन्यू का हिस्सा क्या होता है, कैपिटल का हिस्सा क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ठीक है, कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को, यानी आजादी वाले वर्ष में ही पेश किया था। नाम क्या था उनका? के आर के शनमुखम चेट्टी। ठीक है, गणतंत्र भारत, अगर स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो आर के शनमुखम चेट्टी होंगे। अगर गणतंत्र भारत का पूछेगा तो जॉन मथाई हो जाएगा। इन्होंने कब बजट पेश किया था? 28 फरवरी 1950 को, क्योंकि 50 में एक गणतंत्र हुआ था। ठीक है, और चेट्टी के बारे में एक और पहलू है कि 1948 में, यानी कि जब दूसरी बार उन्होंने 48-49 का जब बजट पेश किया, तो बजट में पहली बार अंतरिम यानी कि इंटरिम बजट शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट कब पेश किया जाता है? तो आज़ादी के बाद से बजट पेश करने की तारीख है जो बदलती रही है। अब यही देख लीजिए, हाल ही में 2017 से पहले केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी को, 17 से केंद्रीय बजट है जो 1 फरवरी से पेश किया जाता है, और इसके पहले है जो फरवरी के आखिरी महीने में पेश किया जाता था। कौन पेश करता है? तो पेश करता है केंद्रीय केंद्रीय बजट वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है, बजट प्रस्ताव कब से लागू होते हैं? प्रस्ताव जो होता है कब से लागू होते हैं? तो बजट के प्रस्ताव हर साल 1 अप्रैल से लागू होते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। ये अगले साल लास्ट मार्च तक ये चलता है। अब बजट है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर पेश किया जाता है, तो इसका आंसर होता है अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को राजकोष के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय का एक विवरण पेश करना होता है। क्या अनुच्छेद रहेगा? 112। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे अधिक बार यानी 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं तोड़ पाए हैं। क्या नाम वित्त मंत्री का? मोरारजी देसाई। आगे देखते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का आपने देख लिया, आर के शनमुखम चिट्ठी। गणतंत्र भारत के आपने देख लिया। इससे पहले हमारे यहाँ देश में टैक्सेशन व्यवस्था यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स सब की शुरुआत किसने की थी, बजट की शुरुआत किसने की थी वो देख लीजिए। तो ये हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। ये 7 अप्रैल 1807 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आइए, 1860 से आपको याद होगा 1897 में पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, जिसमें कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए सेना में बहुत अधिक खर्चा किया गया था। कहा जाता है कि सरकार बहुत कर्जे में चली गई थी और उसी का बदला लेने के लिए टैक्सेशन सिस्टम लेके आया था। खैर, जो भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसलिए मैंने बताया, मैंने इसको पढ़ा था। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। योजना आयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसकी जो प्रथम जो गणतंत्र के बाद जो 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था, उसी में प्रथम योजना आयोग का वर्णन किया था। अब एक और देखिए, वित्त मंत्री है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1955-56 से बजट पेपर हिंदी में तैयार किए जाने लगे। इसके पहले जो बजट पेपर होता था इंग्लिश में तैयार किया जाता था। इंदिरा गांधी के बारे में देखिए लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भी बजट पेश किया था, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ इसलिए था कि ये प्रथम महिला थी जो वित्त मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी। भारत की अगर पहली महिला पूर्ण वित्त मंत्री अगर पूछेगा तो निर्मला सीतारमन है, जिन्होंने कल बजट पेश किया है। आगे देखिए, जो 2021-22 का जो बजट कल प्रस्तुत किया गया था उसकी कुछ खास बातें देखते हैं। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अगर उस ऐप का नाम पूछेगा तो उसका नाम होता है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। इसमें बजट से संबंधित सारे कागजात, सारे नियम उसमें उपलब्ध है, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है, और जो भी टॉपिक आपको जानना है उस ऐप से आप उस टॉपिक पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 14 केंद्रीय बजट है जो के दस्तावेज है उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? इसका आंसर होता है बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश की गई है, यानी डिजिटल रूप में पेश किया गया है। हार्ड कॉपी दैट मीन इसका प्रिंट नहीं किया गया है। प्रिंट किया जाता था, ट्रकों में भर करके प्रिंट को लेके आया जाता था, संसद भवन लाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ एक छोटा सा टैबलेट लेकर के वित्त मंत्री संसद आई थी। इसके पहले भी उन्होंने एक बदलाव किया था। इन्होंने निर्मला सीतारमण में अभी तक लगता है कुल 3 बजट पेश किए हैं। पहली बार इन्होंने ब्रीफ केस में किया था, ब्रीफ केस के बाद ये आए तो उसको कपड़े में लपेट करके पिछली बार लेके आए थे, इस बार आए हैं तो डिजिटल फॉर्म में टैबलेट में लेके आए हैं। डिजिटल फॉर्म में इसलिए किया गया था क्योंकि कोरोना चल रहा है, और इसमें और भी जब बजट तैयार किया जाता है तो उसके कम से कम 15-17 दिन पहले एक हलवा रस्म होता है। हलवा रस्म के बाद जो बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वित्त मंत्रालय में ही क्वारंटीन हो जाते हैं। 20 दिन तक वही क्वारंटीन रह के बजट की तैयारी करते हैं। उस बीच में वो घर भी नहीं जाते, न ही किसी बाहरी लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये गोपनीयता उससे भंग हो सकती है। लेकिन इस बार क्वारंटीन तो रहे, लेकिन हलवा रस्म भी इस बार नहीं हुआ था, इसलिए इस बार बजट कई रूप से खास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किए गए केंद्रीय बजट 21-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दिया गया है? तो एनआरआई को दिया गया है। एनआरआई क्या होता है? जिस देश में रहते हैं वहाँ के टैक्स सिस्टम से भी उनको जूझना पड़ता है। भारत आने के बाद यहाँ के टैक्स सिस्टम से भी जूझना पड़ता है, इसलिए कुछ उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले को आईटीआर नहीं भरना है? इसका आंसर होता है 75 साल से अधिक आयु वाले को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इनकम टैक्स तो उनको लगेगा, लेकिन उनको रिटर्न भरने में छूट दिया गया है, और ये छूट वैसे वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया है जिनका सिर्फ आय जो है सिर्फ और सिर्फ पेंशन और बैंकों में जमा रुपये के ब्याज से होता है। उसमें बैंक को दिया गया है कि वो टीडीएस काट लेगी, जो कर योग्य आय होगा उससे काट लेगी, लेकिन उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर है लेह में है जो एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में आता था और वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए एक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वास्थ्य क्षेत्र पे खर्च 137% बढ़ा करके जो एक अभी तक का एक रिकॉर्ड है 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है। कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है? 137%, जो कि सबसे ज्यादा हाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष में कोविड टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर
आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपी टीके के लिए बजट में कितना का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 35,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में कोरोना से बचाव के लिए 2 टीके उपलब्ध हैं, 2 और टीके जल्द ही जारी किए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने संसद में कहा है। अगले वित्त वर्ष में पूंजी व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़कर के 5.54 लाख करोड़ रुपए किया। पूंजी व्यय चालू वित्त वर्ष में 4.39 लाख करोड़ रुपए था और 5.54 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना का अनुमान है? 9.5%। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का प्रावधान है, यानी कि राजकोषीय घाटा को लगातार कम करने का प्रस्ताव है। इसके आगे भी इसके देखिए क्वेश्चन मिलेगा। अगले वित्त वर्ष के दौरान सरकार 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। मुख्य बातें हैं, अगले वित्त वर्ष के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025-26 तक देखिए आ गया, राजकोषीय घाटा जो है 25-26 तक 4.5% के नीचे लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ऑडिट छूट की सीमा दोगुना कर दिया गया है, दोगुना करके 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के कल पुर्जों सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। किस पे बढ़ाया गया है? वाहनों के कल पुर्जों और सौर उपकरणों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है जिसका बहुत विरोध हो रहा है। इसमें देखिए, बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो पहले 49% था, इसको बढ़ा करके 74% किया गया है। इसी को लोग बोलते हैं कि सरकार है जो सरकारी कंपनियों को बेच रही है। खैर देखिए, अपना अपना ये है, मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है, जो भी करे, मैं तो क्वेश्चन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और आप लोग में से किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप है जो अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना हो सके तो नाम कमेंट करिए, तो मैं इसका पीडीएफ जो बनाया हूँ उसको मैं आपको भेज दूंगा, तो पढ़ने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। विनिवेश का जो लक्ष्य है 1.75 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों तथा एक बीमा कंपनी का विनिवेश होगा। विनिवेश बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन लोग इसी को बोलते हैं कि कंपनियों को बेचा जा रहा है। विनिवेश मतलब अपनी सरकारी जो हिस्सेदारी होती है उसको बेच करके, यानी कि उससे एकदम से पैसे निकाला जाता है और उसको विकास कार्यों में लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सब अपना अपना मतलब लगाइए जो भी है, लेकिन सरकार ऐसा करने जा रही है। अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। कितने की डाली जाएगी? 20,000 की डाली जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में इससे ये अमाउंट है जो इससे काफी ज्यादा था, लगभग 3 गुना या 2 गुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। पुराने जो वाहन होते हैं उसको हटाया जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है? प्रदूषण कम होगी, ऐसा सरकार का इरादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत उपयोग वाले वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस जांच का प्रस्ताव किया गया है। कितने साल के बाद? 20 साल। व्यक्तिगत जो पर्सनल आपके घर में बाइक या 4 व्हीलर जो भी होगी उसको 20 साल के बाद जांच के लिए, फिटनेस जांच के लिए एक जांच सेंटर बनाया जाएगा। वहां पे आपको ले जाना पड़ेगा, अगर सही पाया गया है तो ठीक, नहीं तो वहां से स्क्रैप के लिए उसको भेज दिया जाएगा। इससे कहा जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं, जो उसके जो व्यापार करते हैं, उनको फायदा होगा और प्रदूषण कम तो होगा ही, ये तो बात सही है, लेकिन अंततः इससे लगता है कि उपभोक्ताओं को ऐसे कभी कभी जो कम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं वो लंबे समय तक पुरानी गाड़ियां रखे रहते हैं, उनको आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल तरीके से पहली जनगणना, जो कि 11 में पिछला जनगणना हुआ था, अगला इस साल जनगणना होने वाला है, तो उसके लिए भी 3,726 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बार भी जनगणना जो होगा डिजिटल तरीके से होगा, जो कि डिजिटल तरीके से होने वाली है, पहली जनगणना होगी। इसके लिए 3,726 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। कितने टेक्सटाइल पार्क बनेंगे? 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे
और इससे पहले जो अब तक है 59 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है और 59 टेक्सटाइल में से 22 टेक्सटाइल पार्क बनकर तैयार हो चुके हैं। 7 और टेक्सटाइल बनाने का सरकार का इरादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी उससे अब समय सीमा बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा। जिनके पास पैसे हैं वो तैयार हो जाइए, कभी भी आईपीओ आ सकती है, आपकी भी लॉटरी लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से संबंधित है। नए स्क्रैपेज पॉलिसी में ऑटो कंपनियों को फायदा होगा, जो मैं भी बता चुका हूँ। जो ऑटोमोबाइल का स्क्रैप पुरानी गाड़ी वो करेगा, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होने का अनुमान है, क्योंकि पुरानी ये टूटेगी उसमें भी कमाएगा, उसके बाद नया जो कार में चलता है या गाड़ी में चलता है उसको तो गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी तो उसमें भी कमाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो भी है रोजगार तो मिलेगा पब्लिक को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा, इससे प्रदूषण घटेगा और तेल आयात बिल में भी कमी आएगी। नई गाड़ी रहेगी तो तेलवा कम में खत्म होगा, तो फायदा तो होगा। देखिए आगे, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। निजी गाड़ी को 20 साल बाद इस सेंटर में जाना होगा। कॉमर्शियल वाहन को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में। देखिए इसके बाद जो स्क्रैप पॉलिसी है उसका जो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। निजी गाड़ी को 20 साल बाद, कॉमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जो बनाया जाएगा वहां पे प्रदूषण जांच के लिए आपको ले जाना होगा। इस क्वेश्चन देखिए, रेलवे के लिए, देखिए रेलवे वाले भाई लोग ध्यान दीजिए, रेलवे संबंधित क्वेश्चन है रेलवे से। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही यात्री सुविधाएं बेहतर बनाने का सरकार का इरादा है। इसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए जो है उसमें से 1.7 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। आगे देखिए, 2023 तक, इस पेज में सभी रेलवे से ही संबंधित है। 2023 तक सभी बड़ी लाइनों जो अभी उपलब्ध है उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। थोड़ा कम लिखा हुआ है, इसको जोड़ लीजिएगा। टूरिस्ट रूटों के लिए विस्टाडोम और एलएचबी कोच का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एलएचबी कोच अभी 2 सालों में मैं देखा हूं कि बहुत सारा इस्तेमाल बढ़ा है, हर गाड़ियों को एलएचबी से बदल दिया गया है। ज्यादा ट्रैफिक वाले रूटों पे एंटी कोलिजन सिस्टम लगेगा, एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कि 2 गाड़ियां आपस में टकराती नहीं है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिए समय सीमा आधा करके 3 साल कर दिया गया है। यानी आयकर मामलों को दोबारा खोलने के लिए, जो कि पहले 6 साल रहा होगा, उसको 3 साल कर दिया गया है। इस क्वेश्चन देखिए, आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या, एक संख्या बताया गया है कि आयकर रिटर्न जो करते हैं उनकी संख्या 6.48 करोड़ हो गई है। कौन से वित्तीय वर्ष में? 2020 में, जो कि 2014 में यानी कि जो सरकार आई थी तो 3.31 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न भरते थे, जो कि 6 पॉइंट बढ़ करके 6.48 करोड़ हो गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि टैक्स पेयर लगभग दुगना हो गया। टैक्स पेयर नहीं है, ये रिटर्न भरने वाले हैं। जो रिटर्न भरते हैं जरूरी नहीं है वो टैक्स भी पेयर हो गए, रिटर्न कोई भी भर सकता है जिसके पास पैन कार्ड है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना चांदी डोरवार। अभी चांदी डोरवार मतलब होता है सोने और चांदी की मिश्र धातु पर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर, यानी कृषि बुनियादी ढांचा उपकर शेष लगाया गया है। वो शेष है कितना? 2.5%। कृषि बुनियादी ढांचा शेष लगाया गया है। पेट्रोल पे लगाया गया है 2.5% प्रति लीटर लगाए गए हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि कुछ जो है चीजें हैं, कुछ जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया है, इसलिए इसकी असर 2.5% जो रुपये प्रति लीटर है, इसका असर है उपभोक्ता यानी कि पब्लिक पे नहीं पड़ेगा, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाया गया, यानी पेट्रोल पे 2.5 रुपये, डीजल पे 4 रुपये प्रति लीटर का शेष लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर यानी सेस जो है 2 फरवरी से लागू हो जाएगा, यानी आज से ही लागू ये हो जाएगा। कृषि ढांचा बुनियादी विकास उपकर सेस लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमान पट्टे पर देने वाले कंपनियों, आगे नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन छूट गया है, इसको हटा लीजिएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए अधिसूचित सस्ते मकान के लिए छूट दिया जाएगा। सस्ते मकान के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। जो इसका पहले से योजना चल रही थी 1.5 लाख रुपया छूट का, जो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिए ऑडिट छूट की सीमा दोगुना करके 10 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत आयकर दरों यानी स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुराना वाला को फिर से एक बार देख लेते हैं। नई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए की आयकर पे कोई कर नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। अब 5 से 7.5 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 7.5 लाख से 10 लाख पे 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 10 से 12.5 लाख की आय पर 20% का टैक्स देना होगा। और 12.5 लाख से 15 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स 25% भरना होगा, और 15 लाख के ऊपर अगर आपकी आय है तो 30% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, सबको याद हो जाएगा कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वन लाइनर है, इसको पढ़ देता हूँ धीरे धीरे। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर जो योजना चल रही थी, जिसको उज्ज्वला योजना बोलते हैं, इसमें इसके तहत है जो 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ जितने लोग लाभ ले चुके हैं 1 करोड़ और लोगों को देने का सरकार का इरादा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP यानी PPP के तहत 2000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यानी PPP मॉडल पे या तो नए बंदरगाह बनाए जाएंगे या पुराने बंदरगाह को डेवलप किए जाएंगे। आगे देखिए, व्यापारिक जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की गई है। यानी व्यापारिक जो जलपोत होते हैं उस पर भारत का ध्वज या जो भी किस प्रकार की ध्वज की चर्चा की गई है वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वैसे भारत का ही ध्वज होगा, क्योंकि नहीं तो सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल रेल प्लान 2030 एक योजना तैयार की गई है, इसका नाम है रेल प्लान 2030। और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो 2022 तक तैयार हो जाएगा, ऐसा सरकार का इरादा है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा, माने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है उसके अलावा 64,180 करोड़ रुपए के खर्च के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। वो बहुत अच्छा है, इससे सबको फायदा होगा, बहुत अच्छा कदम है ये। कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया पेपरलेस बजट, जिसकी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें अगर क्वेश्चन बनता है कि पहला डिजिटल बजट किसने पेश किया था, तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट आगे देखिए, 100 और जिलों में मिलेगी CNG, यानी अभी जो जितने जिलों में मिल रही है उससे 100 जिलों को और बढ़ाया गया है जहां CNG और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा उपलब्ध होगी। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल चुनावी राज है, चुनाव होने वाला वहां। पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना और 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए, वाह बहुत अच्छा, 4,378 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटित की गई है इस बजट में पश्चिम बंगाल के लिए। 2.87 लाख करोड़ रुपए की व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की जाएगी। किस मिशन की घोषणा की गई है? जल जीवन मिशन की। कितना करोड़ लगेगा? 2.87 लाख रुपए। अगले 5 साल में कितना है? 1,41,678 करोड़ रुपए के व्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू होगा। बहुत अच्छा। सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद कर जाइएगा, कोविड-19 टीकाकरण के लिए
35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी 1 साल के अंदर, यानी सबको लगता है टीका लगवा देगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना की गई है। कितने करोड़ की? 18,000 करोड़ की। किसके लिए? सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। बहुत अच्छा बात है, सबको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनी यानी जहां उपलब्ध है उसको अलग अलग यानी चुनने के लिए, जैसे मोबाइल के हम लोग शुरुआत किए हैं ना कि ये अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा, दूसरा बदल लिए, उसी तरह से बिजली उपभोक्ता कंपनी भी आप चेंज कर सकते हैं जहां उपलब्ध हो। हमारे यहाँ तो एक ही है, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, ये नाम बहुत अभी आएगा, हमेशा आएगा, ये साल भर ये नाम सुनने को मिलेगा आपको बार बार। गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पे चढ़ाया जाएगा, यानी शॉर्ट में इसको समझिए कि बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध करवाई जाएगी। टायर 2 और टीयर 3 शहरों के एयरपोर्ट का निजीकरण किया जाएगा। कौन से एयरपोर्ट का निजीकरण किया जाएगा? टायर 2 और टायर 3 शहर जो है उनके एयरपोर्ट का निजीकरण किया जाएगा। टीयर 1 के पेरिफेरल एरियाज और टीयर 2 शहरों के लिए नई मेट्रो तकनीक, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे शहरों के लोग भी मेट्रो का आनंद लेंगे अपने ही शहर में। बुनियादी ढांचा को और बेहतर बनाने के लिए मार्च 2022 तक 85,000 किलोमीटर सड़क राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। आगे देखिए, विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। पढ़ चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखिए, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। ठीक है, सस्ता हुआ सोना, तांबा, लोहा, स्टील, चमड़े के उत्पाद, नायलॉन, पेंट, नायलॉन के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग, पॉलिस्टर के कपड़े, ये सब सस्ते हुए हैं। अब देखिए महंगा क्या हुआ है, विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स, यानी मोबाइल वाला सब सामान महंगा हो गया। रतन और जूते, आयातित ऑटो पार्ट्स, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, ये सब महंगे हो गए। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ ज़्यादा हम इस्तेमाल भी नहीं करते मोबाइल छोड़ करके। बाकी आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश किया था कि बहुत ही, बजट तो बहुत लंबा होता है, हमने कोशिश किया था कि बहुत कम समय में जो परीक्षा है सबके लिए और आपकी नॉलेज के लिए जो इम्पोर्टेंट हो उतना क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवाएं। उसके लिए काफ़ी हमने मेहनत भी किया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।